Good evening, everyone. Myself, Santosh Chaube. We are discussing some important topics of current affairs. तो चलिए हम लोग आज करंट अफेयर्स के कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं. बट टू स्टार्ट एनी वर्क आई थिंक वी शुड टेक डिवाइन ब्लेसिंग्स. लेकिन किसी भी कार्य को आरंभ करने के पहले हमें दैवी आशीर्वाद लेने की ज़रूरत होती है. तो आप अपने नेत्रों को बंद करें और मेरे साथ इस वैदिक मंत्र का उच्चारण करें. पहले हम लोग थोड़ा ओंकार करेंगे और फिर एक वैदिक मंत्र का उच्चारण करके अपने क्लास को शुरू कर देंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. वह परब्रह्म भी पूर्ण है और उससे जिस प्रकृति का निर्माण हुआ है वह भी पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण निकालने के पश्चात भी पूर्ण ही बचता है. हम सब उसी पूर्ण के चूंकि अंश हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं. आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करें. देखिए, इस समय भारत की सरजमी पर भारत की 80% जनता, लगभग मैं कहना चाहूँगा, एक पवित्र सप्ताह मना रही है. और वह जो पवित्र हिंदुओं के लिए यह जो पवित्र सप्ताह है, यह जो पवित्र सप्ताह है, यह नवरात्रि है. तो इस समय नवरात्रि चल रही है. नवरात्रि का मतलब है कि देयर आर 9 नाइट्स एंड 10 डेज. 9 रात और 10 दिनों तक मनाया जाने वाला हिंदुओं का यह बहुत ही पवित्र पर्व है. मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं क्वेश्चन करने के पहले कि देखिए, यह जो नवरात्रि है भारत के विभिन्न हिस्सों में इसको हिंदू लोग अलग अलग कारणों से और अलग अलग रूपों में मनाते हैं. दूसरी बात यह है कि इसमें जो आदि शक्ति दुर्गा माँ जिसको माना गया, जो दुर्गा माँ है, उन दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है. देखिए, जो यहाँ पर हम लोगों ने मान रखा है कि जो पावर है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी के देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशंस. उसके अलग अलग जो है वह उसका प्रतिबिंबन है. तो इस कारण से हम लोग इसको 9 दिनों तक, 9 रातों तक इसको सेलिब्रेट करते हैं और 10 दिन तक हम लोग इसको मनाते हैं. आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आइए हम लोग, मैंने आपके लिए प्रश्न बना रखा है. इस प्रश्न पे हम लोग आते हैं और आपके लिए क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाए. तो आपके लिए परीक्षा का पहला प्रश्न, और प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में नवरात्रि मराठियों के द्वारा किस रूप में मनाया जाता है. निम्नलिखित में नवरात्रि मराठियों के द्वारा किस रूप में मनाया जाता है. मराठी पीपल ऑब्जर्व्स नवरात्रि इन विच फॉर्म, और इन विच फॉर्म नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड बाय द मराठी पीपल. 4 आपके पास विकल्प है. ए है उगाड़ी, बी है चैरोबा, सी है गुड्डी पड़वा और डी आपके पास विकल्प के रूप में है नौरे. तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नवरात्रि है इसको कहीं पर लोग उगाड़ी के रूप में भी मनाते हैं, कहीं पर या चेरोबा के रूप में भी मनाया जाता है, कहीं गुड्डी पड़वा के रूप में मनाते हैं और कहीं इसको नौरे के रूप में मनाते हैं, कहीं इसको विष्णु नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है. लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये विकल्पों के आधार पर अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो इस प्रश्न का आंसर आने के पहले मैं इसके विकल्प पर पहली बात आपसे करूंगा. तो यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि जो यहाँ पे यह आपका उगाड़ी है, उगाड़ी जो है यह आपको मनाते हैं तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लोग. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा नवरात्रि को उगाड़ी के रूप में मनाया जाता है. फिर इसके बाद दूसरा विकल्प आपका है चैरोबा.
चेरोबा जो है यह वास्तव में मणिपुर के हिंदुओं के द्वारा नवरात्रि पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। मैं थोड़ा सा उगाड़ी के बारे में बता दूं। देखो, उगाड़ी युग या युग प्लस आदि से बना हुआ है। तो युग का मतलब यहाँ पर हो गया वर्ष, या और आदि का यहाँ पर मतलब है प्रारंभ, वर्ष का प्रारंभ। चूंकि हिंदुओं का यह वर्ष का, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह वर्ष का आरंभ होता है, और यही कारण है कि यह जो आपका यही कारण है कि जो हिंदू लोग हैं वहाँ के आपके जो हिंदू लोग हैं वे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, और वे उगाड़ी के रूप में इसको मनाते हैं। मणिपुर के जो हिंदू लोग हैं वहाँ के लोकल भाषा में चेरोबा का अर्थ भी है कि वर्ष का आरंभ होना, तो वे इसको चेरोबा के रूप में मनाते हैं। और जो कश्मीर के लोग हैं इसको मनाते हैं नौरेह के रूप में। कश्मीरी जो पंडित लोग हैं, खास करके हिंदुओं के साथ साथ कश्मीरी पंडित लोग, वे इसको नौरेह के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ए बी डी विकल्प हम लोग बात कर लिए, यहाँ विकल्प बच गया सी। आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में नवरात्रि मराठियों के द्वारा किस रूप में मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर हो जाएगा सी, गुड्डी पड़वा। गुड्डी पड़वा, गुड्डी पड़वा। आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो जो आपका गुड्डी पड़वा है, तो गुड्डी का मतलब यहां पर होता है ध्वज अर्थात फ्लैग, और पड़वा का मतलब है फर्स्ट मून, प्रतीक अर्थात प्रतिपदा, अर्थात प्रतिपदा, अर्थात प्रतिपदा, प्रतिपदा, प्रतिपदा। तो ध्वज प्रतिपदा हिंदुओं का जो भगवा कलर का ध्वज है, हिंदुओं का प्रतीक, उस भगवे कलर के ध्वज की यहाँ पर पूजा की जाती है। और यह जो ध्वज है यह बलिदान का प्रतीक है, यह जो है विजय का प्रतीक भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ की जो लोकल मान्यता है उसके अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास में थे और सीता माता का हरण हो गया, तो सीता माता का जो हरण हुआ तो वह सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे, और तभी उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। और सुग्रीव ने अपनी पूरी पीड़ा सुनाई कि वह किस प्रकार से अपने भाई, बड़े भाई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस बाली का, जो महाबली था, उस बाली का उन्होंने वध किया, और इस कारण से वहाँ के लोग इसको मनाते हैं। और साथ ही साथ उनके लिए यह वर्ष के आरंभ भी होता है। तो गुड्डी पड़वा का मतलब होता है ध्वज प्रतिपदा, ध्वज प्रतिपदा। चलिए, अब मैंने आपको ये पहले प्रश्न का आंसर आपको बता दिया कि निम्नलिखित में नवरात्रि मराठियों के द्वारा किस रूप में मनाया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा सी, अर्थात गुड्डी पड़वा। आइए हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है वो यह है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो यह है कि निम्नलिखित में चैत्र नवरात्रि का संबंध किस संवत से है? निम्नलिखित में चैत्र नवरात्रि का संबंध किस संवत से है? टू व्हिच एरा चैत्र नवरात्रि इज रिलेटेड? टू व्हिच एरा चैत्र नवरात्रि इज रिलेटेड? तो आप लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूं। देखो, जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है तो भारत की सरकार 2 प्रकार के कैलेंडर का इस्तेमाल करती है। वन कैलेंडर इज कॉल्ड एज ग्रिगोरियन कैलेंडर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज शक कैलेंडर। भारत में सरकार के द्वारा 2 प्रकार कैलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आपको 1582 ईस्वी में, 1582 में, 1582 में ग्रेगरी 13 के द्वारा जिसको अपनाया गया, जिसमें 12 महीने होते हैं और 300 आपके 65 दिन, और लीप ईयर में 366 दिन होते, 366 डेज। तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसको हम लोग भारत में जो सरकारी उद्देश्य है उसके लिए हम इसी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। इसका पहला महीना जनवरी, आप जानते ही हो, और इसका लास्ट जो मंथ है वो दिसंबर का महीना होता है।
भारत की सरकार ने 22 मार्च 1957 को भारत के विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक और कैलेंडर को एडॉप्ट किया, जिस कैलेंडर को हम लोग कहते हैं, जिस कैलेंडर को कहा जाता है आपका शक कैलेंडर, या इसको हम लोग कहते हैं शक पंचांग। तो जो शक कैलेंडर है, इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है आपकी कुषाण वंश के राजा कनिष्क को, जिसने 78 ईस्वी में इस कैलेंडर को चलाया था। लेकिन भारत में एक और कैलेंडर चलता है जिसका नाम है विक्रमी संवत या विक्रमी कैलेंडर। यह जो कैलेंडर है, यह कैलेंडर कभी पहला माह चैत्र ही होता है, लेकिन इन दोनों कैलेंडर में अंतर यह है कि शक संवत का जो माह शुरू होता है वह आपके कृष्ण वैशाख महीने से शुरू होता है, और जो आपका यह शक संवत है, सॉरी, जो विक्रमी संवत है, यह चैत्र से शुरू होता है, और शक संवत जो है वह वैशाख शुरू होता है। दूसरा अंतर यह है कि जो विक्रमी संवत है, यह शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होता है, और ये कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि विक्रमी संवत के बारे में। तो जो विक्रमी संवत है, यह शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, मतलब शुक्ल पक्ष का जो परिवा होता है, उससे इसका आरंभ माना जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैत्र नवरात्रि हम लोग जो शुक्ल पक्ष है उसकी प्रतिपदा से इसको आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न था कि निम्नलिखित में चैत्र नवरात्रि का संबंध किस संवत से है, तो इसका संबंध होगा विक्रमी संवत। मैं बता दूं कि विक्रमी संवत चलाने का श्रेय उज्जैन के एक राजा थे, नाम था उनका विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, देखो इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, उसमें से एक विक्रमादित्य भी थे, और ये परमार वंश के राजा थे। इसी परमार वंश के राजा के द्वारा भारत में 57 ईसा पूर्व में 57 BC में जो कैलेंडर चलाया गया था उसका नाम है विक्रमी संवत। और इस विक्रमी संवत का जो जब वर्ष आरंभ होता है, यह चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होता है। इस प्रकार से निम्नलिखित में चैत्र नवरात्रि का संवत किस संवत से है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि विक्रमी संवत जो 57 BC से आरंभ होता है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा गुप्त संवत के बारे में बता दूं कि जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश का आरंभ 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने किया था। फिर इसके बाद दूसरा आया घटोत्कच, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम आ गए। लेकिन जिसमें जो सबसे प्रतापी राजा वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और उन्होंने 320 ईस्वी में उन्होंने भी कैलेंडर चलाया था जिसका नाम है गुप्त कैलेंडर। तो गुप्त संवत जो है 320 ईस्वी शुरू होता है। शक संवत जो है यह 78 आपका AD से आरंभ होता है। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न क्या है, क्वेश्चन हम लोग मैं बता दूं आपको फिर से कि निम्नलिखित में चैत्र नवरात्रि का संबंध किस संवत से है, तो आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा बी, अर्थात विक्रमी संवत। विक्रमी संवत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का संबंध निम्नलिखित में से किस बैंक से है? टू विच बैंक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड? 4 विकल्प है। ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और डी है देना बैंक। आपको इसमें से जो सही आंसर है वो सही आंसर आपको टाइप करना है। आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखिए, इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस मतलब होता है गारंटी, चाहे वो फसल की गारंटी हो, चाहे आपके जीवन की गारंटी हो, चाहे आपके व्हीकल की गारंटी हो, तो इसको हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं। तो 2009 में भारत में यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी थी, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट नाम की कंपनी। उसने भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक दोनों के साथ मिला करके उसने एक इंश्योरेंस कंपनी खड़ा किया था जिसका नाम था फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो चूंकि यह जो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इस फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अभी तक जो है यह इंश्योरेंस तो ये करती थी, लेकिन इसको भारत में आईपीओ जारी करने का अधिकार नहीं था। आईपीओ देखो क्या होता है, आईपीओ का मतलब यहाँ पर हो गया, आईपीओ का मतलब हो गया कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब हो गया प्रारंभिक, पब्लिक मतलब हो गया सार्वजनिक, और ऑफरिंग मतलब हो गया कि वह उसको ऑफर कर रही है। तो यह जो प्रारंभिक जो है आईपीओ है, इनिशियल आपका पब्लिक ऑफरिंग, तो इसको आईपीओ
का अधिकार दिया गया। और अभी कल आपको भारत की जो एक कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी, इसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो 1992 से भारत में जो है वैधिक रूप से काम कर रही है। तो सेबी ने या इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को यह अधिकार दे दिया कि वह क्या करेगी, वह आईपीओ जारी करेगी, और यह कितने का आईपीओ जारी कर सकती है, तो इसको यहाँ पे 500 करोड़ रुपए के आईपीओ 500 करोड़ रुपए के आईपीओ जारी करने के अधिकार दे दिए गए। मतलब यह अब यहाँ पर शेयर जारी कर सकती है पब्लिक के लिए, और पब्लिक उस शेयर को खरीदेंगे। तो यह जो है, यह अब यहाँ पर है कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का संबंध अब किस बैंक से है। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखो, अगर हम बात करेंगे तो बैंक ऑफ जो इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक जो है, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक दोनों का विलय हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। बैंक ऑफ बड़ौदा तो अलग ही है। तो यहाँ पर इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का संबंध किस बैंक से है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उस बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में इसको कहा गया कि वह जो है वो आईपीओ जारी कर सकती है। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का जो संबंध है इस समय, वह मुख्य रूप से आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है प्रवर्तन में, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रवर्तन में जो यह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है वो आईपीओ जारी करेगी, और आईपीओ के लिए जो लिमिट रखी गई है वह है 500 करोड़ रुपए। यहाँ पे देखो, आपके लिए मैं एक दो प्रश्न बना देता हूं। जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, इसे सेबी ने कितने का आईपीओ जारी करने का अधिकार दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा, किसने अधिकार दिया है, यह 500 रुपए का आईपीओ जारी कर सकती है। और चूंकि यह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, तो इसको यह भी पूछा जा सकता है कि जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की, 2000 तो हो गया 2009। यह भी पूछा जा सकता है कि जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, यह जो कंपनी है, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है, इसमें जो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, लेकिन इसमें एक विदेशी कंपनी शामिल है। उस विदेशी कंपनी का आपको नाम बताना है, तो आपको बताना है कि यूनाइटेड किंगडम की यह एक कंपनी है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आ गया कि इसमें यह किसकी निगरानी में करेगी, यह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो आईपीओ जारी किसकी निगरानी में, तो यह पर आपका आंसर हो जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ करेगी, और निगरानी होगी वो हमेशा जिसके रहती है सेबी की। तो सेबी की निगरानी में ये आईपीओ जारी करेगी 500 करोड़ रुपए तक की, 500 करोड़ की। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल स्टेडियम कर दिया गया। विच स्टेडियम नेम हैज बीन चेंज्ड टू रानी रामपाल स्टेडियम। 4 विकल्प आपके पास है। ए है एमसीएफ रायबरेली, दूसरा यहां पर पहला है एमसीएफ रायबरेली, और जो दूसरा है आपका भीम सिंह स्टेडियम, तीसरा है नाहर सिंह स्टेडियम, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको रानी रामपाल के बारे में बता देता हूं। देखिए, रानी रामपाल अभी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, या तो आप लोग जानते ही होंगे। इनका जो जन्म है, ये हरियाणा की रहने वाली हैं, तो हरियाणा में इनका जन्म हुआ। और 2010 में जब ये मात्र 16 वर्ष की थी, तभी इन्होंने जो वर्ल्ड कप हो रहा था, हॉकी वर्ल्ड कप, उसमें इन्होंने इंडिया टीम की तरफ से भाग लिया। और मैं बताना चाहूंगा, शी वाज द यंगेस्ट प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन दैट फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। भारत की ओर से वो भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला थी।
मैं आपको रानी रामपाल जी के बारे में बता दूं कि वर्ष 2020 में भारत की सरकार ने इनको पद्मश्री के अवार्ड पद्मश्री का पुरस्कार भी प्रदान किया है। और यदि उनकी बात की जाए तो उनकी कप्तानी में भारत की जो टीम है, भारत की टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को परफॉर्म किया है। यदि बात करें तो अभी तक वह 212 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं और जिसमें 134 उन्होंने गोल दागे हैं। तो रानी रामपाल को अभी सम्मानित किया गया और एक स्टेडियम का नाम बदल करके उनके नाम पे रख दिया गया। मैं आपको एक और अच्छी बातें बता दूं कि अभी तक भारत की किसी भी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं रखा गया है। तो ये फर्स्ट टाइम है और यह जो गौरव मिला है यह आपके उत्तर प्रदेश के एक स्टेडियम का है जिसका नाम है आपका यह MCF रायबरेली। MCF रायबरेली, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा MCF रायबरेली। अर्थात MCF रायबरेली जो रायबरेली का स्टेडियम है उसका नाम बदल के कर दिया गया रानी रामपाल स्टेडियम। रानी रामपाल स्टेडियम, तो रानी रामपाल स्टेडियम से आपको एक बहुत बड़ी बात मैंने बताई और बात वह यह है कि अभी तक भारत के किसी भी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं है। दूसरी बात है कि रानी रामपाल जो है यह अभी भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है और इनको और एक अगर वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो 2010 में वर्ल्ड कप हुआ, उस वर्ल्ड कप में वह खेलने वाली भारत की तौर से सबसे कम उम्र की आपकी महिला खिलाड़ी थी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर मिल गया। किस स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल रख दिया गया है, तो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए MCF रायबरेली। MCF रायबरेली। चलिए हम लोग अब यहाँ पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन कहां किया जाएगा? एट विच प्लेस राष्ट्रीय सेवा संगम शैल बी ऑर्गेनाइज्ड? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? एट विच प्लेस राष्ट्रीय सेवा संगम शैल बी ऑर्गेनाइज। चार आपके पास विकल्प है। ए है भोपाल, बी है रानीखेत, सी है जयपुर, डी है नई दिल्ली। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो और मैं तब तक आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूं। देखिए, जो राष्ट्रीय सेवा संगम के आयोजन की बात है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला तो यह है कि राष्ट्रीय सेवा संगम को आयोजित कौन करता है? तो राष्ट्रीय सेवा संगम को आयोजित करती है सेवा भारतीय या राष्ट्रीय सेवा भारतीय। तो यह जो राष्ट्रीय सेवा भारती है, इस राष्ट्रीय सेवा भारती के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और राष्ट्रीय सेवा भारती का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से। RSS जो एक हिंदू ओरिएंटेड एक प्रकार से संगठन को माना जाता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यह एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर बलिराम हेडगेवार के द्वारा नागपुर में किया गया था। और यही कारण है कि RSS का जो मुख्यालय है वह आपके नागपुर में ही स्थित है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या है कि यह जो आपका RSS है उसका एक संगठन राष्ट्रीय सेवा भारती, वह क्या करती है कि वह 5 वर्षों में विभिन्न संगठनों को एकत्रित करती है और एकत्रित करके और वहाँ पे जो वनवासी लोग हैं, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दबे हैं, कुचले हैं, पीड़ित हैं, खासकर जनजातीय लोग, उन क्षेत्रों में जा करके वे उनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आपको भारत के लोगों को इस संगठन की जरूरत पड़ी तो इस संगठन ने पूरी तरीके से अपना मन अपने आपको प्रतिबद्धता के साथ में इसने लोगों की सहायता की है, चाहे वह भोपाल गैस त्रासदी का सवाल हो या फिर आपके वहाँ पे कश्मीर में हिंदुओं के उत्पीड़न का सवाल हो, या फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि या फिर यह
आपके उड़ीसा में आए हुए चक्रवात का सवाल हो, तो इस संगठन ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि इसमें कुछ कट्टरपंथी लोग भी हैं जो इसको हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, और मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं कि देखो, हिंदू और मुस्लिम जैसा कोई नहीं है, यह सिर्फ राष्ट्र की बात है, और राष्ट्र में सभी आते हैं, सभी आगे बढ़ेंगे तभी राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन किया है कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि 5 वर्ष में इसका आयोजन करती है आरएसएस, और यह जो आयोजन होने जा रहा है, यह आपका आयोजन होगा अप्रैल के महीने में, और यह 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा 9 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। और इसका जो आंसर है, यह आंसर है जयपुर। जयपुर इसका आंसर है जयपुर। मैंने गलती से यहाँ पर लगा दिया इसका, तो यह जो है जयपुर। निम्नलिखित में राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो हो जाएगा जयपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन कौन करने वाली है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस करती है। कितने साल में करती है, 5 वर्षों में करती है, और यह जो 5 वर्षों में करेगी, और भारत के तमाम संगठन इसमें स्वयं सेवक संघ, इसमें स्वयं से संस्थाएं जो है इसमें शिरकत करती हैं। और इस बार का जो थीम उन्होंने लिया है, वह दिया है स्वावलंबी एवं समृद्ध भारत, इंडिपेंडेंट एंड प्रॉस्पेरस इंडिया। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि अमेरिका की सरकार के द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स का पुरस्कार प्रदान किया गया। हु शैल बी कन्फर्ड नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। अमेरिका की सरकार द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें 4 विकल्प है। पहला है वेरा मेंडी चौकालिंगम, दूसरा अनवर हसन, तीसरा श्रीकाकुलम, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। फिर से एक बार कि अमेरिका की सरकार द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है, क्योंकि भारतीय मूल की एक व्यक्ति हैं, मैं बताना चाहूंगा एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है वेरा मेंडी चौकालिंगम। पेशे से एक प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि सी इज एन आर्टिस्ट। 1984 में 1984 में अमेरिका के व्हाइट हाउस के द्वारा जो आर्टिस्ट अच्छी तरीके से काम करते हैं, उन आर्टिस्टों के लिए एक पुरस्कार घोषित किया गया था, और ये पुरस्कार शुरू किया गया जिस पुरस्कार का नाम है नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स। पूछा जा सकता है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसका जो सबसे आर्ट का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसका नाम क्या है। तो यह जो है आपका मैं बताना चाहूंगा कि दिस इज द मोस्ट रिनाउंड अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट के क्षेत्र में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स अमेरिका का सबसे पुरस्कार है, और यह एक भारतीय मूल की अमेरिकी व्यक्ति को दिया जा रहा है, अमेरिकी नागरिक दिया जा रहा है, जिनका नाम वेरा मेंडी चौकालिंगम। तो आप उसको अपनी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ को उसको रख लो। अमेरिका की सरकार द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो आंसर होगा वेरा मेंडी चौकालिंगम। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत के किस राज्य का बजट संसद के द्वारा पारित किया गया। For which state first budget passed by the Indian Parliament? For which state first budget was passed by the Indian Parliament? भारत किस राज्य के द्वारा का बजट संसद के द्वारा सबसे पहले पारित किया गया था। 4 विकल्प है। ए पंजाब, बी है पेप्सू, सी है केरल, और डी है उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा जब किसी भी राज्य के ऊपर प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब है कि वहां के जो विधायिका है और कार्यपालिका है, दोनों एक प्रकार से सस्पेंड हो जाती है, और इस प्रकार से जो विधायिका का कार्य है, उस कार्य को भारत के संसद के द्वारा ही निर्वहन किया जाने लगता है।
तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लो कि बजट का समय आ गया और बजट पारित करना है तो संसद के द्वारा ही यह बजट पारित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपके लिए सवाल आ गया कि भारत अभी अभी, मतलब ये सवाल मैंने क्यों बनाया आपको बता दूं। ये सवाल बनाने का कारण यह है कि अभी कल के दिन भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां की अपनी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, उसका बजट 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो भारत की संसद ने भी अप्रूव किया। तो यहाँ पर यह है कि इस प्रकार के बजट जो है कभी न कभी जब किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो यह बजट जो है भारत की संसद के द्वारा बनाया जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि भारत के किस राज्य का बजट संसद के द्वारा सबसे पहले पारित किया गया, तो आपको मैं इसका आंसर बताता हूं। सुनो, देखो भारत में पहला, अगर हम लोग कहेंगे भारत में हम पहला कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट रूल है, जो राष्ट्रपति शासन है, और राष्ट्रपति शासन कहां लागू हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए पंजाब। पंजाब 1920 जून 1951 को पंजाब में जो वहां पे पंजाब में जो वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, चूंकि वहां पर जो कांग्रेसी लोग थे उनके बीच में मतभेद था, उसके मतभेद को समाप्त करने के लिए, उसको ऑर्डर में लाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उन्होंने पंजाब राज्य के ऊपर आपका उन्होंने लगा दिया था, उन्होंने लगाया था आपका उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, लेकिन 9 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति शासन जो समाप्त कर दिया गया। तो अप्रैल का महीना आना था, तो सरकार ने क्या किया, उसको बजट को पास नहीं किया, बल्कि उसको थोड़े दिन के लिए उसको लिंगर ऑन कर दिया था। और इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि दूसरा जो राज्य है जिस पर जहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया था वह था पेप्सू राज्य। पेप्सू का मतलब है कि पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, आपका पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो पेप्सू राज्य, पेप्सू को 1956 में पंजाब के साथ मिला दिया गया। तो पेप्सू राज्य 1953 में जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो वह लंबा चला था, और पेप्सू राज्य ही ऐसा भारत का पहला राज्य है जिसके लिए भारत की संसद के बजट के द्वारा बजट पारित किया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7वां का बी आंसर यहाँ पर इसका सही है। सर्वप्रथम भारत किस राज्य का बजट संसद द्वारा पारित किया गया, तो आंसर जाएगा 7 का बी। चलो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्वास्थ्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट स्टेट टू पास पब्लिक हेल्थ सेफ्टी राइट बिल। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी राइट, स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार विधेयक यहां पर होगा। तो स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार विधेयक, भारत का वह कौन सा राज्य है जो स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य हो गया है। 4 विकल्प है, ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। आप अपने विकल्प टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखिए सितंबर 2022 में जो गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने यह एक बिल लेकर के आए जिसमें उन्होंने यह कहा कि जो जनता है उस जनता को, जो यहाँ पर जो निवासी हैं राजस्थान के, जो रेसिडेंट हैं, उन निवासियों को किसी प्रकार की अगर कोई मेडिकल के क्षेत्र में कोई इमरजेंसी में दिक्कत होती है तो यह सही स्थिति नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में भी राइट टू लाइफ है, और आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपसे पैसा जमा करने को कहता है, और जब तक पैसा जमा नहीं करते तब तक आपका इलाज नहीं चलता, और अगर मान लो इमरजेंसी स्थिति है तो ऐसे में तो कभी कभी किसी की जान भी चली जाती है। तो इस कारण से वहाँ के जो आपके राजस्थान की जो विधानसभा थी वह सितंबर 2022 में एक बिल लेकर के आई। हालांकि इस बिल में बहुत हंगामा हुआ, जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे उन्होंने इस पर बहुत हंगामा किया। तो वहाँ की जो विधानसभा है उसने एक सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति का गठन किया, और प्रवर समिति ने सिफारिश की कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि यह बिल पारित हो गया, इसका बहुत अधिक विरोध किया।
आपके डॉक्टर ने, खास करके जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दिस इज ए वेरी वेलकम स्टेप एंड ईच स्टेट ऑफ इंडिया शुड पास दिस काइंड ऑफ बिल। इस प्रकार का बिल पारित करना चाहिए। सरकार ने प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिकल, उनको भी कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इमरजेंसी में किसी का इलाज कर देते हो और यदि वो व्यक्ति पैसा देने की स्थिति में नहीं आता तो हम उसका पैसा आपको खुद दे देंगे, राज्य उसकी भरपाई कर देगी। लेकिन आप किसी व्यक्ति को पैसे कारण से यदि आप उसका इलाज रोक देते हो तो उस व्यक्ति की जान चली जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, न सिर्फ उसका उल्लंघन होता है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह बहुत ही बुरी स्थिति है। और इस तरीके से आपका यह प्रश्न जो है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार विधेयक पारित किया, तो वहां पर इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य भारत का, मैं बताना चाहूंगा, एकमात्र राज्य है जिसने इस प्रकार का यह प्रस्ताव, ये जो है विधेयक पारित कर दिया। अब वहां के राज्यपाल पर की जैसे ही मुहर लगेगी यह बन जाएगा नियम कानून। तो आज की क्लास जो है यही तक थी। और हम लोग, चूंकि टाइम अब बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए मैंने आज 8 ही क्वेश्चन बनाया था आपके लिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जाते जाते क्लास में एक बार देखो, और भगवान का जितना भजन करोगे आप, भगवान का मतलब ये नहीं होता कि मंदिर मस्जिद में बैठे हुए लोग, एक प्रकृति है, एक परम पिता है जो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है। बिग बैंग के पहले से ही वह स्थित है और उसी के माध्यम से यह जो है कि प्रकृति के नियम चल रहे हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि देखो, उस परम पिता जो परमेश्वर है उसको इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि इससे मन को शांति मिलती है। और आपको बताना चाहूंगा, वोल्टेयर ने कहा भी था, इफ देयर इज नो गॉड क्रिएट द गॉड। ईश्वर अगर न भी हो, मान लो, एक बात हम लोग मान लें, तो ईश्वर का मतलब यही है जो प्रकृति जैसे चल रही है, जो प्रकृति के नियम है, उस नियम के साथ जितना घुसोगे, जितना बंधोगे, उतना आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। एक बार जाते जाते आप लोग फिर से नेत्र को बंद करें और हमारे साथ यह वैदिक मंत्र का उच्चारण करें। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन।